Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। मित्रों, ये जो वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए हिंदी व्याकरण शॉर्ट ट्रिक का, जिसमें समास की ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार मात्र 1 सेकंड में ही आप समास किसी भी शब्द को देखकर पहचान सकते हो कि इसमें कौन सा समास प्रयुक्त किया गया है। तो साथियों, वीडियो को बस एक ही शर्त है कि यदि आप वास्तव में ऐसा करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखोगे, तभी आप इस चीज़ को समझ पाओगे कि आपको समास का सिलेक्शन किस प्रकार से करना है कि आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं हो। तो चलिए, जी हाँ, बिल्कुल थंबनेल के अनुसार ही आपको मैं पूरा बताने वाला हूँ, बट सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। अगर वीडियो को पूरा देख लेते हो तो बिल्कुल आप समास को 1 सेकंड में देखकर ही बता सकते हो कि बिल्कुल उसमें कौन सा समास होगा साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं मित्रों। तो मित्रों, समास को पहचानने से पहले हम बात करेंगे कि भाई समास के प्रकार कितने होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी तो पता लगाओगे कि इसमें कौन सा समास है। तो मित्रों, बिल्कुल शुरू से ही मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ शर्त क्या है कि वीडियो को पूरा देखे, तभी आपको ये चीज़ समझ में आएगी। और जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरह से याद रखना होगा, तभी आप 1 सेकंड में ही ये पता लगा सकते हो कि शब्द में कौन सा समास है। तो साथियों देखिए, सबसे पहले बात करेंगे समास के प्रकारों की। तो कुल 6 प्रकार के समास होते हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। ये 6 प्रकार के जो समास हैं नॉर्मली हैं। जबकि अगर यूं पूछे कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के कितने प्रकार होते हैं, तो फिर आपका उत्तर रहेगा कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास के 4 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है जिसमें प्रथम पद प्रधान होता है। दूसरा प्रकार है जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। तीसरा प्रकार है जिसमें तीसरा ही पद प्रधान होता है। और एक प्रकार और है जिसमें प्रथम भी प्रधान होता है और द्वितीय भी प्रधान होता है। तो ये पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार है। और नॉर्मली आपको याद रखना है समास के 6 प्रकार हैं: अव्ययीभाव, तत्पुरुष, क्रमधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। तो साथियों, एक एक के बारे में मैं बताऊंगा कि अगर ऐसा शब्द आ जाए तो उसमें अव्ययीभाव रहेगा, ऐसे में तत्पुरुष, अगर इस प्रकार दिखे तो क्रमधारय, ये दिखे तो द्विगु, आपको ये लगे तो द्वंद्व, और किसमें बहुव्रीहि। एक एक के बारे में अच्छी तरह से मैं बताऊंगा साथियों। बस सिर्फ और सिर्फ एक ही शर्त है कि वीडियो को पूरा देखें, तभी आपके ये पूरी चीज क्लियर होगी। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे अव्ययीभाव समास के बारे में। तो साथियों, अव्ययीभाव समास, अगर आपको लगता है कि भाई मुझे अव्ययीभाव समास पहचानने में दिक्कत होती है, तो आज के बाद नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको अव्ययीभाव समास पहचानना है तो सबसे पहले देखो, यदि किसी भी शब्द में उपसर्ग लगा हो, चाहे उपसर्ग हिंदी का हो, उपसर्ग संस्कृत का हो या उपसर्ग उर्दू का हो, तो उसमें सदैव ही अव्ययीभाव समास होता है। या फिर कहीं पर भी शब्द 2 बार आ जाए, लगातार एक ही शब्द 2 बार आ जाए, तो वहां पर भी हमेशा अव्ययीभाव समास ही होता है। या अन्य शब्द जैसे अनुसार आ गया, अर्थ आ गया, पार, निकट, ये 4 शब्द भी यदि कहीं पर जुड़े हो तो वहां पर भी हमेशा अव्ययीभाव ही होता है। तो सीधी सी चीज है, 3 चीजें बताई है अव्ययीभाव के लिए कि अगर उपसर्ग आ जाए हिंदी का, संस्कृत का या उर्दू का, या फिर एक ही शब्द 2 बार आ जाए, या फिर अन्य शब्द आ जाए अनुसार, अर्थ, पार या निकट, इन चारों में से कोई सा भी शब्द, तो वहां पर हर बार ही अव्ययीभाव समास होगा। जैसे मैं आपको बता दूं, अनजान, एक शब्द क्या है, अनजान, इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है। सावधान, सावधान का विच्छेद क्या होगा, स प्लस अवधान, स उपसर्ग लगा हुआ है। सहचर, सह उपसर्ग लगा हुआ है। अन्वय, अनु प्लस ऐ, अन्वय, अनु उपसर्ग। अभ्यर्थी, अभि प्लस अर्थी, अभि उपसर्ग। प्रमाण, प्र उपसर्ग। लाजवाब, ला उपसर्ग। बेहिसाब, बे उपसर्ग। हम सफर, हम उपसर्ग। धीरे धीरे शब्द 2 बार आ रहा है यहाँ पर। रातों रात शब्द 2 बार आ रहा है। बीचों बीच शब्द 2 बार आ रहा है। तो साथियों, इन सभी शब्दों में कौन सा है, अव्ययीभाव समास है। जैसे देखिए, अनजान, सावधान, सहचर, अन्वय, अभ्यर्थी, प्रमाण। लाजवाब, बेहिसाब, हम सफर। देखिए, ला, बे, हम, ये तो उर्दू के उपसर्ग है। अनु,
अभि, प्र ये संस्कृत के उपसर्ग है, अन, स, सह ये हिंदी के उपसर्ग है, धीरे धीरे, रातों रात एक ही शब्द दो बार आ रहा है। तो साथियों इस प्रकार से जहां कहीं भी आपको अगर उपसर्ग दिखे या एक ही शब्द दो बार आए, मतलब शब्दों की पुनरावृत्ति हो या ये अन्य ये चार शब्द आ जाए, तो वहां पर 100% कौन सा समास होगा साथियों? अविभाव समास होगा। तो आशा है आपको अविभाव समास आसानी से आप जब भी देखते हो उपसर्ग दिखते तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, जैसे अन्वय शब्द या अनुपसर्ग लगा हुआ है, बिल्कुल सोचते ही आंसर आपके सामने आ जाएगा साथियों। तो ये है अविभाव को पहचानने की ट्रिक। इन चीजों को बस इन चीजों को ही याद रख लीजिए, आपके अविभाव में से क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। ये तो पहला प्रकार हुआ। अब दूसरे प्रकार को कैसे पहचानना है उसके बारे में बात करेंगे। तो मित्रों दूसरा प्रकार जो इसका आता है वो रहता है तत्पुरुष समास। कौन सा रहता है साथियों? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ कारक चिन्ह के आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसको ही बताऊंगा। तो मित्रों यहाँ पर क्या होता है, जो कारक चिन्ह है इसका लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कारक चिन्ह सभी को पता होना चाहिए। कर्ता कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में कभी भी नहीं आता है, तो कर्ता ने हटा दिया। कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की और अधिकरण में पर। तो साथियों ये कारक चिन्ह के ये शब्द है, जैसे कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग, संबंध का के की और अधिकरण में पर। तो मित्रों यहाँ पर देखिए जैसे ये शब्द लिख रखे हैं, जैसे चिड़ी मार। तो चिड़ी मार को अगर हम विग्रह करें, चिड़ी को मारने वाला क्या कहलाएगा? चिड़ी मार। यश प्राप्त, यश को प्राप्त को आ रहा है। दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला दिल तोड़ कहलाता है। जेब कट, जेब को काटने वाला जेब कट कहलाता है। तो जेब कट, जेब को काटने वाला, दिल तोड़, दिल को तोड़ने वाला। तो सभी जगह क्या रहा है? को। और यहाँ पर को शब्द नहीं दिख रहा है, तो को का क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। तो साथियों इसमें कर्म तत्पुरुष समास ऐसे शब्दों में होता है जहां को का लोप हो। दूसरा है करण। इसमें आएगा से, दोनों शब्दों के बीच में क्या आएगा? से आएगा, और वो से शब्द है वो जोड़ने का कार्य करेगा। जैसे तारो भरी, तारो से भरी। रेखांकित, से की जगह के द्वारा भी आ सकता है। से की जगह क्या आ सकता है? के द्वारा भी आ जाता है करण तत्पुरुष में। रेखा के द्वारा अंकित। हस्तलिखित, हस्त के द्वारा लिखित। सुर रचित, सुर के द्वारा रचित या सुर के द्वारा ही रचित आएगा साथियों। तारों से भरी हो सकता है, तारों से भरी। तो साथियों से अथवा के द्वारा कारक चिन्ह किसमें आएगा? करण में आएगा साथियों, करण तत्पुरुष समास में। संप्रदान में दोनों शब्दों के बीच में क्या आएगा? के लिए। जैसे गौशाला, तो आप गौशाला को गो को शाला ऐसे बोल सकते हो क्या? नहीं, आप क्या बोलोगे? गो के लिए शाला। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। राह खर्च, राह के लिए खर्च। रसोई घर, रसोई के लिए घर। तो जहां पर के लिए कारक चिन्ह का लोप हो वहां हमेशा संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब एक और है अपादान तत्पुरुष। अपादान में भी से बीच में आएगा, लेकिन अपादान में और करण में सिर्फ ये अंतर है कि ये जोड़ने का कार्य करता है और अपादान अलग या तोड़ने का कार्य करेगा, अलग करने का कार्य करेगा। जैसे सेवानिवृत्त, सेवा से निवृत्त। तो सेवा से निवृत्त मतलब अलग हो गए साथियों, सेवा पूरी हो चुकी है, तो आप सेवा से अलग हुए ना, तो ये अलग होने के अर्थ में आता है अपादान। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, किससे मुक्त हुए? पाप से अलग हो गए। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, बस आ तो से ही रहा है, लेकिन पथ से भ्रष्ट मतलब पथ से अलग हो गए आप। धर्म रहित, धर्म से रहित, रहित का मतलब भी अलग होना। तो साथियों निवृत्त, मुक्त, भ्रष्ट, रहित, इस प्रकार से शब्द जहां आए वहां अपादान तत्पुरुष समास होता है। चलिए आगे बात करेंगे संबंध तत्पुरुष की। तो जहां का के की का लोप हो वहां संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे जल की धारा, चाय की पत्ती, राजा की माता, राष्ट्र का पति। तो साथियों ऐसे शब्द कौन से में आएंगे? संबंध तत्पुरुष में। जबकि अधिकरण में लोप होता है में और पर का। जैसे पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। घृतान्न, घृत में पका हुआ अन्न। अश्वरूढ़, अश्व पर रूढ़। तुलादान, तुला के समान दिया जाने वाला दान। तो साथियों यहां पर देखिएगा इन सभी में अधिकरण तत्पुरुष समास है। तो ये तत्पुरुष समास में ये है कि भाई जहां कारक चिन्ह का लोप हो वहां पर तत्पुरुष समास होता है। विग्रह करके देखिएगा शब्द, जैसे आपने देखा, आप विग्रह करके देखें, अगर विग्रह में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है तो 100% वहां पर कौन सा समास होगा साथियों?
तत्पुरुष समास होगा। तो आशा है ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों क्रमधारय समास पर। तो साथियों जो क्रमधारय समास आपका है, देखिए क्रमधारय समास में विशेषण विशेष्य और उपमान उपमेय संबंध प्रकट किया जाता है। उपमेय का मतलब कर्ता होता है, विशेष का मतलब भी कर्ता ही होता है। तो साथियों देखिएगा जहां पर विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय ऐसे संबंध बताए जाए वहां क्रमधारय होगा। इसमें मैंने लिख रखा है विशेषता बताई जाती है अथवा तुलना की जाती है, तीसरा अर्थ न निकले, लेकिन विशेषता बताए या तुलना करे और अगर तीसरा अर्थ निकल गया तो जहां कहीं भी तीसरा अर्थ निकल जाता है वहां बहुब्रीहि होता है। अब यहाँ क्रमधारय में भी बहुत सारे शब्दों का तीसरा अर्थ निकलता है, तो फिर उनमें कौन सा रहेगा? बहुब्रीहि। तो आपको ये याद रखना है विशेष तौर पे, चाहे विशेषण विशेष्य हो या उपमान उपमेय हो, यदि तीसरा अर्थ निकल रहा है तो फिर बहुब्रीहि होगा साथियों। तो दो चीजें याद रखनी है क्रमधारय में, या तो विशेषता बताई जाएगी या तुलना की जाएगी। जैसे नील गाय, तो नीली है जो गाय, तो गाय की विशेषता क्या है कि गाय कैसी है? नीली है। खड़ी है जो बोली, खड़ी बोली। महान है जो राजा, महाराजा। नीला है जो आकाश, नीला आकाश। तो किसी न किसी की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसे विशेष कहेंगे साथियों। नीलोत्पल, नीला है जो उत्पल मतलब कमल। शुक्ल है जो पक्ष, काली है जो मिर्च। तो इन सभी में विशेष विशेषण संबंध है साथियों। जबकि सूर्यमुखी, सूर्य के समान मुख वाली, सूर्यमुखी। तो साथियों यहाँ पर क्या है? उपमान उपमेय। क्या है? उपमान उपमेय। यहाँ पर तुलना की जा रही है। सूर्य के समान मुख वाली सूर्यमुखी, वज्र के समान हृदय, हृदय की तुलना किससे की जा रही है? वज्र से। मुखारविंद, अरविंद के समान मुख मतलब कमल के समान। वचनामृत, तो अमृत के समान वचन। तो साथियों इस प्रकार से अगर तुलना की जाए या फिर विशेषता बताई जाए और तीसरा अर्थ नहीं निकले तो 100% क्रमधारय समास होगा। बिल्कुल यही आपको याद रखना है। क्रमधारय कैसे पहचानोगे कि अगर तुलना की जा रही है या विशेषता बताई जा रही है और तीसरा अर्थ नहीं निकले तो देखते ही टिक लगा देना क्रमधारय पे, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो आशा है आपको क्रमधारय समास भी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं द्विगु समास पर। मित्रों द्वि मतलब क्या होता है? दो। दो क्या है? एक संख्या है साथियों। तो जहां पर प्रथम पद संख्यावाची हो उसको कहा जाता है द्विगु समास। तो अगर आपको संख्यावाची शब्द दिखे तो वो हमेशा द्विगु में होंगे, लेकिन यहां पर भी तीसरा अर्थ नहीं निकलना चाहिए साथियों। याद रखना है कि अगर तीसरा अर्थ निकल जाता है तो द्विगु समास उसमें नहीं रहेगा, भले ही प्रथम पद संख्यावाची हो, क्योंकि ये तीसरा अर्थ निकलते ही वो किसमें चला जाता है? बहुब्रीहि में चला जाता है साथियों। किसमें? बहुब्रीहि समास में वो चला जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए नवग्रह, नव आगे आ रहा है। पंचरात्र, पंच आगे आ रहा है। शतक, तो शतक तो खुद एक संख्या है। दशक भी संख्या है। चौवन्नी भी एक संख्या है। अठन्नी भी एक संख्या। सप्त, तो सप्त ये भी संख्यावाची। चौराहा, चौ मतलब चार। दोपहर, दो मतलब दो। तो साथियों कहीं ना कहीं अगर जो आपको ये दिख जाता है कि प्रथम पद कैसा है? संख्यावाची है, और अगर वो तीसरा अर्थ नहीं दे रहा है तो 100% आपको बिना सोचे समझे ही द्विगु समास उसमें कर देना है साथियों। तो आशा है आपको द्विगु समास भी समझ में आया होगा। तो साथियों आगे बढ़ेंगे द्वंद्व समास पर। द्वंद्व समास में क्या होता है? कोई युग्म या जोड़ा होता है साथियों। सबसे ज्यादा इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे और इसमें विलोम शब्द भी काफी ज्यादा मात्रा में प्रयुक्त होते हैं। तो अगर आपको योजक चिन्ह दिखता है, विलोम शब्द दिखते हैं, युग्म या जोड़ा हो, तो वहां पर अधिकतर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। जैसे यहाँ पर द्वंद्व समास के बहुत सारे आप उदाहरण देख सकते हो, जैसे माता पिता। तो साथियों माता पिता दोनों विलोम शब्द है, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है और बीच में क्या लग जाएगा? और। माता और पिता, दिन रात, दिन और रात। तो इस प्रकार से विलोम शब्द और योजक चिन्ह युक्त जो शब्द होते हैं उनमें हमेशा ही द्वंद्व समास होता है, लगभग हर बार। बाई चांस 99% में तो होता है, लेकिन 1% में कई बार नहीं होता है, वो अलग चीज है। तो चलिए अंतिम और 6वां समास देखेंगे साथियों। देखिए इसके बाद में भी संख्या पर आधारित जो समास है वो भी मैं आपको बताऊंगा और उसके अलावा कुछ विशिष्ट जानकारी भी दूंगा समास से संबंधित। मित्रों छठा और अंतिम प्रकार कैसे पहचानोगे बहुब्रीहि समास को? कि हमेशा तीसरा अर्थ निकलेगा।
तीसरा अर्थ जहाँ निकले हमेशा वहाँ हमेशा ही बहुब्रीहि समास होगा। जैसे देवी देवता हैं, गांव शहर राज्य देश है, नदियां हैं, तालाब है, पहाड़ है, सागर है, कवि और उनकी रचनाएं हैं, धार्मिक ग्रंथ है, पुस्तकों के नाम हैं, किले हैं, महल है, दुर्ग है, पर्यायवाची है, दिन है, महीने हैं, त्योहारों हैं इत्यादि के नाम में साथियों हमेशा ही बहुब्रीहि समास होगा इन सभी के नाम में। जैसे एक है गंगा, तो साथियों गंगा एक नदी का नाम है। किसका नाम है? नदी का नाम है। यमुना एक नदी का नाम है। सरस्वती एक नदी का नाम है। हिमालय एक पहाड़ का नाम है। राजस्थान एक राज्य का नाम है। शहर जैसे कोटा है, शहर का नाम है। भारत देश का नाम है। और तालाब बहुत सारे हैं राजस्थान में ही। पहाड़ है, सागर है, कवि और उनकी रचनाएं हैं जैसे पंचतंत्र है। धार्मिक ग्रंथ जैसे महाभारत है। पुस्तकों के नाम कोई से भी पुस्तक। किले हैं जैसे गागरोन का दुर्ग है, गागरोन का किला है। पर्यायवाची कोई भी शब्द। दिन के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। त्योहारों के नाम जैसे होली, दीपावली। इन सभी के नाम में ही बहुब्रीहि समास होगा। और जहाँ कहीं पर भी आपको तीसरा अर्थ दिखाई दे वहाँ पर भी हमेशा साथियों बहुब्रीहि समास ही होता है। तो आशा है आप बहुब्रीहि समास को भी आसानी से पहचान लोगे। तो साथियों ये 6 समास की तो मैंने आपको पहचान बता दी है कि किस प्रकार से आपको क्या क्या सोच रखनी है जब आप समास के सवाल को करते हो। तो अब इसके अलावा संख्या पर आधारित समास भी होते हैं साथियों। जैसे अव्ययीभाव, द्विगु और द्वंद्व अलग अलग संख्याओं में अलग अलग समास होते हैं। अगर उन उपसर्ग से युक्त संख्या है तो उसमें हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। जैसे 19 है, 29 है, 39 है, 49 है, 59 है, 69 है और 79 है। तो इनमें हमेशा अव्ययीभाव होगा। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तो इत्यादि ये जो संख्या है इसमें हमेशा द्विगु समास होगा। फिर 11 21 31 41 51 61 71 81 91 और 99 इनमें हमेशा द्वंद्व होगा। 18 28 38 48 58 68 78 89 इनमें हमेशा द्वंद्व होगा। तो साथियों ये संख्या आप याद रखना है, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हो। और मैंने नोट करके एक विशेष बात लिख रखी है कि यदि कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो तो उसमें वाक्य अनुसार ही समास होता है। जैसे कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, तो ये जो पीताम्बर शब्द है इस पे लाइन खींच रही है नीचे, लेकिन यहाँ पीताम्बर में नॉर्मल पीले हैं अंबर जिसके मतलब विष्णु। तो साथियों विष्णु में तो बहुब्रीहि है, पीताम्बर में तो, लेकिन यहाँ वाक्य में क्या है, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर, राम नाम के पीले वस्त्र तन पर डाले। तो पीला है जो वस्त्र, ये तो विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर वस्त्र की, तो फिर उसमें क्रमधारय रहेगा। मतलब यहाँ वाक्य प्रयोग के अनुसार इसमें कौन सा रहेगा, क्रमधारय। तो साथियों ये चीजें थी समास के बारे में। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। आशा है आपका समास का टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगर इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर करना कतई नहीं भूले साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में।